नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने पता है कि हमने 10th क्लास के अंदर पाठ नंबर 3 धातु और अधातु अपना चल रहा था। उसके अंदर हमने देखा कि धातुओं की प्राप्ति, और धातुओं की प्राप्ति के अंदर हमने तीन परिभाषाएं लिखी थी। किसकी? खनिज की, अयस्क की, और हमने लिखी थी किसकी? गैंग की। आज अपने पढ़ेंगे किसके बारे में? कि धातुओं का निष्कर्षण। अगला अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो है धातुओं का निष्कर्षण। कि धातुओं को किस प्रकार से अलग करते हैं, धातुओं को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो हमने देखा था कि सक्रियता श्रेणी के अंदर तीन प्रकार की धातुएं होती हैं। एक वो धातुएं जिनकी अभिक्रियाशीलता निम्न होती है, जिनकी उच्च होती है, और जिनकी क्या होती है? मध्यम होती है। कि अपने यहां पे लिख सकते हैं कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर, अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। तो तीन भाग कौन कौन से होंगे? पहले भाग का नाम है कम अभिक्रियाशील धातुएं। कम को अपने क्या बोल सकते हैं? कि निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आती हैं वो होती हैं अपने उच्च अभिक्रियाशील। बीच में आती है वो मध्य क्रियाशील, और जो नीचे आती है उसको अपने क्या बोलते हैं? निम्न। नीचे आती है उसे निम्न, और ऊपर आएगी वो उच्च। तो सबसे पहले अपने इसको देखते हैं कि निम्न क्रियाशील धातुएं। दो नंबर पे मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। और तीन नंबर होगा कि तीन नंबर पे कौन सा होगा? उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। अब अपने इन तीनों को वन बाय वन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि निम्न अभिक्रियाशील धातुएं कौन कौन सी होती है। तो एक तो आ जाएगा Cu, यानी कॉपर। Au, सोना। और उसके बाद में Ag, इसको बोलते हैं अपने सिल्वर। इनके नाम मैंने पिछली क्लासों में भी आपको लिखवा रखे हैं। और एक होता है Pt, और Pt का नाम क्या होता है? प्लेटिनम। प्लेटिनम। ये धातुएं हो गई। मैं अब इसके अंदर बात करता हूं कि जो अपने उच्च अभिक्रियाशील होती है वो होती है पहले के, यानी पोटेशियम। Na, सोडियम। Ca, कैल्शियम। Mg, मैग्नीशियम। Al, एल्यूमिनियम। ठीक है। तो मुख्य रूप से कौन सी होती है? सोडियम, पोटे सो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये मुख्य रूप से अपने कितने होते हैं? पांच धातुएं होती है जिनकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है? उच्च होती है। इसके बाद में जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं वो होगी Zn, यानी जिंक।
Fe यानी आयरन, और Pb यानी लेड, और H इसमें और जोड़ सकते हो, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इतना आप एक बार लिख सकते हो। तो ये अपने तीन प्रकार की अभिक्रियाएं हमने पढ़ी है कि निम्न, मध्यम और उच्च अभिक्रियाशील कौन कौन सी होती है। अब इनको अपने क्या करेंगे कि वन बाई वन इनको पढ़ते जाएंगे। तो वन नंबर आप हेडिंग डालोगे, क्या डालोगे कि निम्न अभिक्रियाशील ये क्रियाशील को आप अभिक्रियाशील बना देना कि अभिक्रियाशील धातुएं की सक्रियता श्रेणी में नीचे पाई जाने वाली धातुओं की क्रियाशीलता निम्न होती है, अतः यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो आप लिखो यहां पे कि सक्रियता श्रेणी में नीचे पाई जाने वाली धातुओं की क्रियाशीलता धातुओं की क्रियाशीलता निम्न होती है। इन धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है, निम्न होती है। अतः ये धातुएं और कौन कौन सी होगी, सोना, चांदी, कॉपर और पीटी यानी प्लेटिनम। तो ये धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। और ये धातुएं होती हैं वो सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में मिलती हैं। आप नई लाइन से लिख सकते हो कि ये धातुएं स्वतंत्र अवस्था में होंगी और ये कौन से अयस्क के रूप में मिलेगी, ये धातुएं सल्फाइड एवं ऑक्साइड के अयस्क के रूप में विद्यमान होती है। तो ये अपने क्या हो गया, इसका मेन मेन पॉइंट हो गया। कौन सी धातुएं, सोना, चांदी, कॉपर और प्लेटिनम, ये या तो मिलेगी हमें सल्फाइड एस के रूप में और या मिलेगी ऑक्साइड एस के रूप में विद्यमान होती है, और यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद में अपने दो नंबर पढ़ेंगे मध्यम क्रिया अभिक्रियाशील धातुएं, कि ऐसी धातुएं जिनकी क्रियाशीलता मध्यम होती है। तो आपकी जो हेडिंग होगी दो नंबर, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं की सक्रियता श्रेणी में मध्य में पाई जाने वाली धातुएं
या मध्य में पाए जाने वाली धातुओं की अभिक्रियाशीलता निम्न होती है। और मध्य में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, तो वो अपने यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं। जैसे जेड, जिंक, एफी, आयरन, पीबी, लेड, और अपने इसमें एच को भी काउंट कर सकते हैं। मुख्य रूप से ये तीन धातु होंगी, जिंक, आयरन और लेड, और इसमें अपने हाइड्रोजन को भी ऐड कर सकते हैं। तो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, तो ये कहां पे पाई जाएंगी सक्रियता श्रेणी में? मध्य में। ऐसी धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में मध्य में पाई जाती हैं, उनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, मध्य में पाई जाती है। कि ये सर सक्रियता श्रेणी है, वो क्या होती है? तो मैंने आपको क्या है कि सक्रियता श्रेणी की परिभाषा लिखाई थी, और उसके अंदर मैंने एक आपको वो लाइन बनवाई थी, और उसकी ट्रिक आपको क्या बताई थी मैंने, कि कुछ ना कहो मुझे, अल्लाह जानता, फिर भी है क्या होगा, आगे और पीछे। ठीक है। तो मैं आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में पहले क्लासों में, लास्ट क्लासों में बता चुका हूं। इसके अंदर क्या है कि इनमें जो अयस्क होते हैं, चलो इसमें ये देखते हैं कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होती, ये भी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। और ये कौन कौन से अयस्कों के रूप में विद्यमान होती हैं, तो सल्फाइड, कार्बोनेट और ऑक्साइड। तो मैं लिखता हूं ये धातुएं सल्फाइड, कॉमा, ऑक्साइड, कॉमा, कार्बोनेट, अयस्क के रूप में विद्यमान या पाई जाती है। पाई जाती है। तो ये इनके रूप में पाई जाती है कौन कौन से? एक तो सल्फाइड होगा, ऑक्साइड होगा और कार्बोनेट अयस्क होगा, इन तीनों के रूप में। अब जो तीसरी हेडिंग होगी वो है अपनी कौन सी? उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। मेरे साथ साथ में आप हेडिंग डाल सकते हो कि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे ऊपर वाली के मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये धातुएं होती हैं वो अपने उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होंगी। कि ऐसी धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर पाई जाती हैं उनको उच्च अभिक्रियाशील धातुएं कहते हैं, और ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। इनका क्या है कि इनको अपने विद्युत अपघटन के द्वारा इन धातुओं को प्राप्त किया जाता है। तो बिल्कुल आराम से मेरे साथ साथ में आप नोट्स बना सकते हो। देखो, ऐसी धातुएं जिनकी अभिक्रियाशीलता उच्च होती है,
उच्च होती है, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं या कहलाती हैं। तथा सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पाई जाती हैं। ये धातुएं, नई लाइन से लिखेंगे, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गया, धातुओं के निष्कर्षण के बेस पे उसका हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। आपसे यहां से यही प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से किस धातुओं की अभिक्रियाशीलता उच्च है, किन धातुओं की अभिक्रियाशीलता निम्न है, और किन धातुओं की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। अपने क्या करेंगे कि इसके अंदर इनका कि धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है तो वो किन किन चरणों के रूप में करते हैं, तो वो अपने इसकी टेबल बनाएंगे। तो टेबल है अपने पूरे ब्लैक बोर्ड पर आएगी, पूरे व्हाइट बोर्ड पर बनेगी। तो इसके लिए अपने पूरा व्हाइट बोर्ड चाहिए, तो इसको रोक के आप लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपने इसको लिख लिया होगा। अब अपने क्या है कि धातुओं के निष्कर्षण की विधियों का किस प्रकार से करते हैं, तो उसका अपने चरण वाइज उसकी सारणी बनाएंगे। कई बार पेपर में वो 2 नंबर में पूछ ली जाती है। पहले जो अयस्क होते हैं उनका सांद्रण किया जाता है, मतलब उनमें सफाई करेंगे, ठीक है। और उसमें जो मेन मेन चीज वो आ जाती है। तो अपनी जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, अयस्क से, अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के चरण। निष्कर्षण के चरण मतलब अयस्क से हम धातुएं प्राप्त करते हैं तो उसको किस चरण वाइज प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमें अयस्क प्राप्त होगा, उसमें से अशुद्धियों को जब हटा देंगे, गैंग वगैरह को, तो वो उसका क्या हो जाएगा, सांतरण हो जाएगा। फिर वो 3 प्रकार की हमारे पास धातुएं बच जाएंगी, उच्च अभिक्रियाशील, निम्न अभिक्रियाशील और मध्यम अभिक्रियाशील। तो इतना अपने बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, अयस्क। फिर हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अयस्क का सांद्रण, फिर इसको 3 प्रकार से हम इसको डिवाइडेशन कर देंगे। कौन कौन से होंगे वो, तो फर्स्ट नंबर होगा उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। 2 नंबर पे मध्य अभिक्रियाशील धातुएं, और 3 नंबर पे अपने होगा वो है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। निम्न
अभिक्रियाशील धातुएं। जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो उनको अपने किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो सबसे पहले उनका अपने क्या करेंगे, गलित अवस्था में जो धातुएं होंगी, तो गलित अवस्था में धातुओं का निष्कर्षण, उनको घोलकर उनसे धातुओं को अलग किया जाएगा, चाहे वो कौन सी विद्युत अपघटन विधि द्वारा। ठीक है, तो गलित अवस्था में धातु का विद्युत अपघटन के द्वारा उनको अलग करें, तो अपने यहाँ पे क्या होगा, गलित अवस्था में धातुओं का निष्कर्षण और कौन सी विधि के द्वारा किया जाएगा? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो विद्युत अपघटन। उसमें धारा प्रवाहित करके उन तत्वों को क्या किया जाएगा, अलग करेंगे। और उसके बाद में जो हमें प्राप्त होगी, तो शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी कि जिसकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, उच्च होती है। सिंपल सा मेथड है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, तो आप कहोगे विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन कौन सी अवस्था में होगा? गलित अवस्था में। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि गलित धातुओं का विद्युत अपघटन। जिनकी क्रियाशीलता मध्यम होती है, उनमें दो प्रकार के अयस्कों के रूप में वो धातुएं विद्यमान होती हैं। कौन कौन से? एक तो होगा सल्फाइड और एक कौन सा अयस्क होगा? कार्बोनेट। कार्बोनेट अयस्क। और दूसरा अपने बात करेंगे सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क को अपने वर्जन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो इसमें जो कई बार यहां से प्रश्न भी आ जाता है कि सल्फाइड अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि का नाम बताइए। तो वो विधि का नाम क्या होगा? वर्जन विधि। और जो कार्बोनेट अयस्क से अपने धातु प्राप्त करेंगे, तो उसकी जो विधि का नाम होगा, उसका नाम है निस्तापन विधि। इन दोनों विधियों को लगाने के बाद में हमें धातु प्राप्त होगी, और वो हमें क्या प्राप्त होगा? धातु का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड प्राप्त होने के बाद में हम उसका क्या कर देंगे? धातु का अपचयन करेंगे। क्या करेंगे? धातु का अपचयन। तो मैं इसके नीचे आपको दिखाई ना दे तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये हमारे क्या है, एरो का साइन। फिर यहाँ पे इसी एरो के साइन को अपने आगे बढ़ा देते हैं। धातुओं का अपचयन, या अपने इसी में क्या होगा आगे, धातुओं का शोधन। अपचयन करने के बाद में धातुओं का क्या हो जाएगा? शोधन। तो इसमें आपको मेन मेन यही ध्यान रखना है कि जिनकी अभिक्रियाशील मध्यम होगी, मध्यम अभिक्रियाशील होंगे, उनमें दो प्रकार के अयस्क होते हैं। एक तो सल्फाइड अयस्क और एक कार्बोनेट अयस्क। सल्फाइड अयस्क होगा उसमें भर्जन विधि, और कार्बोनेट होगा उसमें निस्तापन विधि। तो दोनों के द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा? ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड होगा। फिर ऑक्साइड का क्या कर देंगे? अपचयन करेंगे, और अपचयन करने के बाद में वो अपने क्या मिल जाएगा? धातुओं का शोधन किया जाता है। तो इस प्रकार हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, उनमें जो अयस्क है वो किसके रूप में पाया जाता है? सल्फाइड अयस्क के रूप में।
और सल्फाइड एस्क है तो इसमें विधि कौन सी काम लेंगे, तो वो होगी बर्जन विधि। एवस हृदय के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सल्फाइड एस्क को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है, तो वो हो जाएगा बर्जन विधि। और बर्जन विधि करेंगे तो उससे हमें क्या प्राप्त होगी, धातु। और धातु में किसी प्रकार की अशुद्धि होगी तो उसका हम क्या कर देते हैं, परिष्करण कर देते हैं। परिष्करण विधि क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, और वो मैं आगे आने वाली क्लासों में इसका डिस्कशन करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो पहले अयस्क, अयस्क के बाद में क्या हो जाएगा, उसका सामग्रण करेंगे अयस्क को। ठीक है, फिर उसमें तीन प्रकार की अभिक्रियाशीलताएं होंगी, कौन कौन सी, उच्च अभिक्रियाशील, मध्य अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील। उच्च अभिक्रियाशील होगा उसका अपने क्या करने वाले हैं, गलित अवस्था में धातु का विद्युत अपघटन करवाएंगे और उससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त होगी। मध्य अभिक्रियाशील है, दो प्रकार के अयस्क, एक तो होगा कार्बोनेट अयस्क, एक सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट है तो निष्कापन विधि, सल्फाइड है तो भर्जन विधि, फिर उसका ऑक्साइड, अपचयन और शोधन। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनमें सल्फाइड अयस्क, भर्जन विधि, धातु प्राप्त होगी और फिर उसका क्या कर देंगे, परिष्करण विधि। परिष्करण विधि किन प्रकार की धातुओं में यूज ली जाती है, तो निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के रूप में। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं में क्या करवाया जाता है, विद्युत अपघटन करवाया जाता है। अब अपने क्या करेंगे कि सबसे पहले कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार करते हैं, तो वो अपने वन बाई वन करेंगे। तो ये पेपर वाले अपने पेपरों में एग्जाम में ये 2 नंबर की आपसे सारणी पूछ लेते हैं। इसके नीचे क्या होगा, ये साइन होगा और फिर वो आप आगे ये चीज भी इसके नीचे आएगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट या आप इसको बना सकते हैं। तो आपने ये टेबल बना ली होगी, तो अपने ऐसे उच्च, मध्य और निम्न अब अपने करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो इसको मैं रख कर देता हूं। आगे आप हेडिंग डालना चाहो तो हेडिंग डाल दो, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। आप ये बताओ कि जो नीचे धातुएं होती है वो कौन से अयस्क के रूप में पाई जाती है। नीचे वाली जो धातुएं होती हैं वो सल्फाइड या ऑक्साइड अयस्क के रूप में पाई जाती है। कि नीचे आने सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं होती हैं वो अन अभिक्रियाशील होती है, वो किसी से अभिक्रिया नहीं करती। तो आप इसमें लिखो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, और नीचे कौन कौन सी धातुएं आती हैं, तो वो आपके कौन से हो जाएंगे, एयू, एजी, सीयू और पीटी। और इनके मैं आपको साथ साथ में अयस्क बता देता हूं कि अयस्क इनके किन किन रूपों में पाए जाते हैं। एक तो होगा सल्फाइड अयस्क के रूप में, और एक अपने कहेंगे ऑक्साइड अयस्क के रूप में। दो हो गए। कि जो अपने सक्रियता श्रेणी में नीचे धातुएं पाई जाती हैं इनके अयस्क को गर्म करके
ही धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं। जैसा कि देखो इसमें क्या है कि इन धातुओं को इन धातुओं के कौन से अयस्क हैं, सल्फाइड, व ऑक्साइड अयस्क को केवल गर्म करके धातु प्राप्त की जा सकती है, कि इनको केवल अपने गर्म करेंगे और गर्म करके ही इनसे धातु प्राप्त की जा सकती है। अब इसको अपने उदाहरण की सहायता से समझते हैं। और उदाहरण इसका होगा वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे सेनाबार क्या होता है, HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, सिनाबार मरकरी या पारा का अयस्क है। इसको गर्म करके मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, यानी HgO में परिवर्तित किया जाता है। तो यहां से आपका जो प्रश्न बनता है वो डायरेक्ट बनेगा कि मरकरी के अयस्क का नाम बताइए। मरकरी के अयस्क का नाम बताइए, तो वो क्या बताओगे आप, सिनाबार बताओगे। चलो मैं यहां पे लिखता हूं HgS, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, गर्म करेंगे, और गर्म करने पर ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और इसका आपने क्या करवा दिया, तापन। तो एक तो कंफर्म है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा, तो HgO प्लस में क्या बनेगा, सल्फर का ऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और अधिक गर्म करने पर, और अधिक गर्म करेंगे तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, मरकरी धातु में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पे लिख दूं मैं कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या होगा, HgS, वो आएगा यहां पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अधिक ताप पर गर्म कर मरकरी में परिवर्तित किया जाता है। बदला जा सकता है, बदला जाता है। तो देखो इसकी समीकरण सेम इसी तरीके की होगी, HgO प्लस में, या सीधा इसको हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, और गर्म करने के बाद में यहां पे क्या बनेगा, Hg यानी मरकरी, और मरकरी के साथ में क्या बनेगा, क्या बनेगा यहां पे ऑक्सीजन गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस
और ये हमने ऊपर का साइन दिखा दिया। तो पहले इसमें इंपॉर्टेंट यही है, सिनाबार, HgS, मरकरी सल्फाइड या मर्क्यूरिक सल्फाइड होगा। ये किसका अयस्क होता है? मरकरी या पारे का अयस्क होगा। इसको जब गर्म करेंगे तो मरकरी मरकरी ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा। और अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो इसमें से ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाएगी और क्या बच जाएगा? सिर्फ Hg यानी मरकरी बचेगा। तो एक बार इसको आप उतार सकते हो। और इसी प्रकार अपने बात करें, आपने इतना उतार लिया होगा। एक होता है अपने कॉपर का अयस्क होता है कि Cu2S, कॉपर सल्फाइड के अयस्क को गर्म करके गर्म कर धातु प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त की जाती है। इनको बस गर्म करके ही जो अपने जिनकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है? निम्न होती है, उनको गर्म करके उनके किसमें परिवर्तित कर देते हैं? धातु प्राप्त की जाती है। और ये जो विधि होती है उसको अपने क्या बोलते हैं? वर्जन विधि। कॉपर सल्फाइड Cu2S ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई और इसका हमने क्या किया? तापन गर्म कर दिया। तो ये बदलेगा किसमें? अंदर कॉपर ऑक्साइड प्लस में CuO प्लस में क्या बनेगा? SO2 बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। देखो यहां पे Cu2S प्लस में O2 Cu2O होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की संयोजकता होगी, वो क्या होगी? 2, वो इसके पैर में जाएगी। कॉपर ऑक्साइड है, वो वापस कॉपर सल्फाइड के साथ में अभिक्रिया करेगा। तो यहां से हमें कॉपर धातु प्राप्त होगी और प्लस में वही कॉपर सल्फाइड प्राप्त होने वाला है। ये प्राप्त होगा। तो इसमें जो निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में है जो अयस्क है, वो हमको कौन सा ध्यान रखना है? सिनाबार। कि सिनेबार को किस प्रकार से गर्म करते हैं और वो मरकरी और पारे का क्या होता है? अयस्क होता है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे, अभी निम्न अभिक्रियाशील वाला। फिर उसके बाद में अपने पढ़ेंगे कि मध्य की सक्रियता श्रेणी में मध्य में पाई जाने वाली धातुएं हैं, उनका किस प्रकार से निष्कर्षण करते हैं। और फिर उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण है, वो किस प्रकार से करेंगे, वो अपने पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।